फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास का टॉपिक हम लोग का है कोठारी शिक्षा आयोग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग हंट का आदेश, बूट का आदेश कंप्लीट कर चुके हैं, यानी आप लोग का पेपर फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं कोठारी शिक्षा आयोग। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कोठारी एजुकेशन कमीशन क्या था, इसकी आवश्यकता क्या थी, इसका कार्य क्या था, ये किस पे ज्यादा बल दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कोठारी आयोग की नियुक्ति उस शिक्षा प्रणाली का आकलन करने के लिए की गई थी जिसकी यहाँ पे भारत में पालन किया गया था और शिक्षा के एक राष्ट्रीय पैटर्न और नीतियों और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए जो सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करेगी। तो कोठारी आयोग सबसे ज्यादा बल किस पे कोठारी आयोग लाया ही क्यों गया था कि शिक्षा में सुधार हो सके, शिक्षा हर क्लास के बच्चों को किस तरह से शिक्षा देनी है, तो उसके बारे में इस पे बल दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि हालांकि आयोग को कानूनी और चिकित्सा शिक्षा पर गौर करने और सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन उन्हें आयोग द्वारा बाहर रखा गया था। शिक्षा व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दे और समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आयोग द्वारा 12 कार्य बलों और 7 कार्य समूह का गठन किया गया था। तो अब यहाँ पे कोठारी आयोग पूरा आपको रटना नहीं है। कोठारी आयोग आपने देखा कब आया था, देख लेंगे। फिर किस लिए आया था, शिक्षा पे बल ज्यादा दिया। इसमें कितने कार्य बलों थे और कितना कार्य समूह थे, तो 12 कार्य बलों थे और 7 कार्य समूहों का गठन किया गया। आयोग द्वारा की गई सिफारिश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी यहाँ पे देख सकते हैं 1968 में शामिल किया गया था। आगे देखिए यानी कोठारी आयोग 1964 से 67 को उस यानी 66 को उस समय भारत में पालन की जाने वाली शैक्षिक प्रणाली का आकलन करने और शिक्षा के राष्ट्रीय पैटर्न पर सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करने वाली नीतियां और सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए नियुक्ति किया गया था। आगे आप देख सकते हैं कोठारी आयोग में शिक्षा के विकास के लिए नीतियां और दिशा निर्देश बनाने के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि आयोग को कानूनी और चिकित्सा शिक्षा पर गौर करने और सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया था, लेकिन उन्हें आयोग द्वारा बाहर रखा गया। शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दे और समस्याओं का यहाँ पे देखिए समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आयोग ने यहाँ पे देख सकते हैं 12 टास्क फोर्स और यहाँ पे देख सकते 7 कार्य समूहों का गठन किया। आयोग द्वारा की गई सिफारिश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शामिल किया गया था। आगे देखिए कोठारी आयोग शिक्षा आयोग क्या थी, तो कोठारी आयोग का गठन कब हुआ, तो यहाँ पे ये सन आपको याद होना चाहिए कि 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा किया गया था और यह एक तथ्य आयोग बन यानी कि एक अस्थायी आयोग था जिसका गठन एक विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया गया था। यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोठारी आयोग का गठन प्रोफेसर दौलत जुलाई 1964 को भारत सरकार द्वारा किया गया था और यह तथ्य आयोग यानी कि एक अस्थायी आयोग था जिसका गठन एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी थे। तो यहाँ पे आपको सन याद करना है कब आया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, कोठारी थे। इसे शैक्षिक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके साथ सम्मिलित के कोर ग्रुप में कुल 70 सदस्य थे। अगला देखिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कि कोठारी आयोग का एक परामर्श पैनल था जिसमें दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र यानी 20 विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने एक बेहतर शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए आयोग की सिफारिश की। यह भारत का पहला आयोग था जो देश की शिक्षा प्रणाली से व्यापक तरीकों से निपटता था। आयोग ने 12 कार्य बल शामिल थे, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान और देख सकते हैं शिक्षा और अनुसंधान, शैक्षिक प्रशिक्षण और शैक्षिक की स्थिति, छात्र कल्याण, नई तकनीकी और तरीके, जनशक्ति, शैक्षिक प्रशासन का शैक्षिक वित्ता। टास्क फोर्स के अलावा इसमें महिला शिक्षा पर 7 कार्य समूह भी थे। पिछड़े वर्ग की शिक्षा, स्कूली भवन, स्कूली समुदाय संबंध, सांख्यिकी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूली पाठ्यक्रम थे। यहाँ पे देख सकते हैं कोठारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून 1966 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री MC चगला को सौंपी। यहाँ पे अब ये सन आपको याद होना चाहिए। रिपोर्ट में 4 सेक्शन हैं जिनमें 19 अध्याय हैं।
कोठारी आयोग शिक्षा आयोग यानी कोठारी शिक्षा आयोग के पास एक परामर्श पैनल था जिसमें दुनिया भर के शिक्षा क्षेत्र के 20 विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने बेहतर शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए आयोग की सहायता की। यह देश की शिक्षा प्रणाली को व्यापक तरीके से निपटाने वाला भारत का पहला आयोग था। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या था कोठारी आयोग का। तो यहाँ पे तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत में कोठारी आयोग नामक शैक्षिक आयोग को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ नियुक्ति किया गया था। यहाँ पे आप देखिए शैक्षिक पुनर्निर्माण में यानी शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए एक नया और अधिक दृढ़ प्रयास शुरू करने की दृष्टि से व्यापक रूप से शैक्षिक प्रणाली की समीक्षा करना, एक शैक्षिक पैटर्न और नीतियां तैयार करना जो सभी पहलुओं और सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास करेगी और भारत सरकार को इसकी सिफारिश करेगी। अगला है यहाँ पे आयोग में 12 टास्क फोर्स शामिल थे। तो कौन कौन थे यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे विद्यालयी शिक्षा था, उच्च शिक्षा था, तकनीकी शिक्षा था, कृषि शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान था। आगे देखिए शैक्षिक प्रशिक्षण और शैक्षिक की स्थितियां थी, छात्र कल्याण था, यहाँ पे देख सकते हैं नई तकनीकी और तरीके थे, जनशक्ति थी और शैक्षिक प्रशासन और यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षिक वित्तियां थी। टास्क फोर्स के अतिरिक्त इसमें 7 कार्य समूह भी थे। तो ये कौन कौन थे। महिला शिक्षा है, पिछड़े वर्ग की शिक्षा है, स्कूली भवन है, स्कूली सामुदायिक संबंध है, सांख्यिकी है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और स्कूली पाठ्यक्रम है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब कोठारी आयोग की आवश्यकता 1964 से 66 तक क्यों रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कोठारी शिक्षा आयोग को देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में कुछ खामियां के बाद आवश्यक महसूस किया गया, जैसे शैक्षिक व्यवस्था में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार का उल्लेखनीय नहीं है, शिक्षा प्रणाली कृषि को पर्याप्त महत्व नहीं देती है, शिक्षा व्यवस्था में छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी गई। आगे देख सकते हैं शिक्षावेदों को हिस्से पर बहुत अधिक जोर दिया गया था, शिक्षा प्रणाली चरित्र निर्माण पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। अगला है शिक्षा का कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या थी। तो यहाँ पे कुछ सिफारिशें दी गई हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि कोठारी आयोग द्वारा की गई कुछ प्रमुख सिफारिशों पर नीचे चर्चा की गई है। पहला है नामांकन प्रतिशत बढ़ाने के लिए इसने 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की सिफारिश की। ये सिफारिश आपको याद होने चाहिए और ये हेडिंग सारी आपको याद होनी चाहिए। अगला है कोठारी आयोग द्वारा शैक्षिक संरचना के एक नए पैटर्न की सिफारिश की गई थी, जिसमें आमतौर पर 10+2+3 के रूप में जाना जाता था। अब इसको भी समाप्त कर दिया गया है, 10+2+3 को समाप्त कर दिया गया है। आगे देख सकते हैं इसके अनुसार देश में शिक्षा की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए। पहला है प्री स्कूल स्टेज। यहाँ पे देख सकते हैं कि यह शिक्षा 1 से 3 साल की होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का चरण है 7 से 8 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा को निम्न प्राथमिक स्तर के 4 से 5 वर्ष और उच्च प्राथमिक स्तर के 3 या 2 वर्ष में विभाजित किया जाना है। निम्न माध्यमिक शिक्षा चरण क्या है, तो सामान्य शिक्षा के 3 या 2 वर्ष या व्यवसायिक शिक्षा के 1 से 2 वर्ष तक रहेगा। उच्च प्राथमिक शिक्षा का चरण होता है सामान्य शिक्षा के 2 वर्ष या व्यवसायिक शिक्षा के 1 से 3 वर्ष तक। उच्च शिक्षा चरण में कौन कौन आ जाता है, तो देखिए यहाँ पे पहली डिग्री कोर्स के लिए 3 वर्ष या दूसरी या शोध डिग्री के लिए अलग अलग अवधि के कोर्स। इसने 2 प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का सुझाव दिया। उच्च विद्यालय जो 10 वर्ष का कोर्स प्रदान करती है और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो 11 या 12 वर्ष के कोर्स को प्रदान करती है। आगे देख सकते हैं आप लोग कोठारी आयोग क्या है, तो कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक विज्ञान, सामाजिक और यहाँ पे राष्ट्रीय सेवा के अध्ययन को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया। इसने शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षेत्रीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने की सिफारिश की। देश भर में बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए आयोग द्वारा सार्वजनिक शिक्षा की सामान्य स्कूल प्रणाली की सिफारिश की। यहाँ पे आगे देखिए सिफारिश की गई थी। इसने सिफारिश की सामान्य व्यवसायिक दोनों पाठ्यक्रम में निचले और उच्च प्राथमिक स्तर पर बड़े पैमाने पर अंशकालीन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। आयोग ने प्रवेश की आयु 4 वर्ष से कम न करने पर जोर दिया। आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च स्तर के व्यवसायिक और सामान्य शिक्षा के लिए कार्य अनुभव अनिवार्य किया जाना चाहिए।
यहाँ पे देख सकते हैं सार्वभौमिक नामांकन का प्रतिधारण प्राप्त करने के लिए आयोग ने स्कूल को उनकी संरचना और सुविधाओं में सुधार करने की सिफारिश की। इसने सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों की स्थापना पर भी जोर दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं प्रत्येक राज्य के लिए राज्य शिक्षा विभाग की स्थापना उस विशेष राज्य की शिक्षा से संबंधित सभी मामलों जैसे विकास, कार्यान्वयन, निरीक्षण आदि से निपटने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इसने स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्रित किया। यहाँ पे सभी मामलों पर केंद्रित सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की। आयोग ने एक त्रिभाषा सूत्र प्रस्तावित किया जिसका शिक्षा के निम्न माध्यमिक स्तर पर पालन किया जाना है। उस सूत्र का अनुसार एक बच्चे को निम्नलिखित भाषाएं सिखानी चाहिए। तो त्रिभाषा सूत्र में एक तो उसकी मातृभाषा हो जाएगी, तो वही कहा गया कि क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, संघ की राष्ट्रीय भाषा अथवा हिंदी, और कोई एक आधुनिक भारतीय तथा यूरोपीय भाषा जो न तो कोर्स का हिस्सा हो और न ही शिक्षा का माध्यम हो। इसने केंद्र से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने की भी सिफारिश की थी। यहाँ पे देख सकते हैं इसका कार्यान्वयन क्या था। तो भारत सरकार ने कोठारी शिक्षा आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शामिल करके लागू किया। उनमें से कुछ इस प्रकार है। तो पहला है शैक्षिक संरचना का 10+2+3 वर्ष के पैटर्न को अपनाना। तो अब ये समाप्त कर दिया गया है। आगे देखिए कहा गया था, आगे कहा गया 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 45 की पूर्ति हो सके। त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन और संस्कृत भाषा, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भाषा का विकास करना। देखिए यहाँ पे अगर कोठारी आयोग से पूछा जाता है तो आप अपने कॉपी में कौन सा यही पैटर्न लिखेंगे, क्योंकि वो संशोधन होके आया है, लेकिन जो कोठारी आयोग बल किस पे दिया था, इसी पैटर्न पे दिया था। तो आप अपने कॉपी में आप यही पैटर्न लिखेंगे। आगे देख सकते हैं त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन और संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा का विकास। देश भर में शैक्षिक अवसरों को समान करने के लिए एक समान विद्यालय प्रणाली को अपनाना। विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को उच्च प्राथमिक दी जाएगी। साथ ही कृषि और उद्योगों के लिए शिक्षा के विकास को महत्व दिया जाना चाहिए। छात्रों के शारीरिक फिटनेस और खेल भावनाओं में सुधार, यहाँ पे सुधार के उद्देश्य से गेमिंग और खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गुण और दोष क्या थे, तो इसको देख लेते हैं एक नजर में। यहाँ पे देखिए शिक्षा आयोग का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अभूतपूर्व स्थान है, क्योंकि आयोग ने देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्धित करने की सिफारिश करके शिक्षा को अत्यंत व्यवहारिक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। कुछ विद्वानों ने आयोग के कुछ सुझावों एवं संस्तुतियों के संबंध में आयोग की आलोचना की है। अतः आयोग के गुण, यहाँ पे विशेषता और दोष सीमाओं का विवेचना आवश्यक है, और इन विशेषताओं के दोष का विवेचन मूल्यांकन हम भारत के आज की परिस्थिति और भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर करेंगे। तो यहाँ पे इसका गुण क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए कहा गया आयोग के सुझाव व संस्तुतियों के आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं दृष्टिव्य हैं। कोठारी आयोग ने केंद्र में सशक्त प्रशासनिक ढांचे और प्रांतों में समान प्रशासनिक ढांचे का सुझाव देते हुए शिक्षा की एक समान संरचना प्रस्तुत की, जो लोकतांत्रिक भाषा भारत के लिए उत्तम सुझाव था और इससे देश की भावी शिक्षा में समरूपता आएगी। अगला है, आयोग ने क्रमिक व समयबद्ध शैक्षिक नियोजन के आधार पर वर्तमान और भविष्य की मांगों के आधार पर राष्ट्रीय लक्ष्य व उपलब्ध साधनों के आधार पर 20 वर्ष के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा योजना माध्यमिक स्तर पर प्रवेश लेने यहाँ पे देख सकते हैं वाले 70% सामान्य बच्चों के लिए माध्यम स्तर की शिक्षा पूर्ण करना, और इनमें से भी योग्य व सक्षम बच्चों हेतु उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। आयोग ने समय की मांग को देखते हुए शिक्षा की अभिनव उद्देश्य का निर्धारण किया तथा शिक्षा को उत्पादन व रोजगार परक बनाने हेतु शिक्षा के व्यावसायीकरण पर जोर दिया। उच्च शिक्षा के विस्तार पर रोक व उन्नयन पर बल दिया। आगे देखिए यहाँ पे आयोग ने क्षेत्र के आवश्यकता अनुसार व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करने, पाठ्यक्रम का उद्यतन बनाने व सैद्धांतिक ज्ञान के उपयोग अपेक्षा प्रायोगिक प्रशिक्षण पर बल दिया। आयोग ने शिक्षा की स्थिति में सुधार करने हेतु उनके वेतनमान
और पदोन्नति, कार्य एवं सेवा दशाओं आदि के विषय में महत्वपूर्ण संसूचियां प्रस्तुत करके शिक्षक के सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार करने का प्रयास किया। आयोग ने शिक्षा के संबंध में उपयोगी सुझाव व संसूचियां प्रस्तुत करके शिक्षक शिक्षा में सुधार लाने का प्रयास किया। तो इसमें से आप कुछ याद कर लीजिएगा, आगे ये सारे आप लोग एक नजर जरूर पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके हम कुछ दोष देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या थी। तो आयोग ने प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के संगठनात्मक स्वरूप को निर्धारित करते हुए कक्षा 11 व 12 के संबंध में अस्पष्ट सुझाव दिए। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पहले से प्रचलित कक्षा 12 को माध्यमिक शिक्षा में लिया जाना अथवा उसे विश्वविद्यालय शिक्षा का अंग मानना। दूसरा था, आयोग द्वारा प्रस्तुत शिक्षा संरचना उलझी हुई व अस्पष्ट है। यही कारण है कि अगली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 की समान शिक्षा संरचना घोषित की गई। अगला है, आयोग द्वारा प्रस्तावित, यहाँ पे देखिए, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के सुझाव भ्रामक प्रतीत होते हैं, क्योंकि कहीं माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात कही गई है तो कहीं विशिष्टीकरण की बात उच्चतर माध्यमिक स्तर पर की गई है। कहीं माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र अपनाने की बात कही गई है तो कहीं इस स्तर पर अंग्रेजी, रूसी, फ्रांस भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था की बातें कही गई, जिसके कारण इनके सुझाव में पंचमेल खिचड़ी की भावना निहित है। तो ये आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा। जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मुदालियर आयोग हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, यहाँ पे JLB एकेडमी आप जब सर्च करेंगे अपने टेलीग्राम में तो वहाँ से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुदालियर